नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान इतिहास के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और अब हम शुरू करेंगे राजस्थान इतिहास कालीन राजस्थान का इतिहास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के अंदर मेवाड़ राज्य किन किन जिलों के अंदर है, मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भौगोलिक स्थिति मेवाड़ जो है राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित है। अच्छा, मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के? तो 6 जिले आते हैं वर्तमान राजस्थान के 6 जिलों में 6 जिलों में मेवाड़ क्षेत्र फैला है। कौन कौन से? तो एक तो है, सबसे पहले तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में राजसमंद। राजसमंद के बाद में उदयपुर। उदयपुर के बाद में अभी एक नया जिला बना सलूम्बर। ये 7/8/2023 को बना। उसके बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से बना 2008 में प्रतापगढ़। यानी कि राजस्थान के अंदर मेवाड़ के 6 जिले राजस्थान के अंदर मेवाड़ जो क्षेत्र है वो दक्षिण मध्य में स्थित है। वर्तमान में राजस्थान के 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। मेवाड़ को प्राचीन नाम क्या था? तो मेवाड़ का प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलता है प्रागवाट, एक मिलता है मेदपाट, एक मिलता है सिवी। यानी जो हिंदी भाषा की जो पुस्तकें हैं या हिंदी भाषा के जो ग्रंथ है वहां पे मिलता है प्रागवाट। प्रागवाट प्रागवाट का क्या अर्थ है? प्रागवाट का प्राक प्लस वाट। प्राग का मतलब होता है प्राचीन, वाट का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी प्राचीन क्षेत्र। जो हिंदी भाषा की पुस्तक है, हिंदी के अंदर इसको, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम प्रागवाट कहा गया है। मेदपाट जो संस्कृत भाषा के शिलालेख या पुस्तकें हैं उसके अंदर इसे मेदपाट कहा गया। मेदपाट क्यों कहा गया? तो मेर, मेव या मेद एक जाति थी, उसके अनुसार उस मेर, मेव या मेदों से रक्षित क्षेत्र।
मेरपाट जो संस्कृत भाषा की जो पुस्तकें या संस्कृत भाषा के जो शिलालेख मिले उसमें इस क्षेत्र को मेवाड़ को प्राचीन काल में मेदपाट कहा गया। मेदपाट क्यों? मेद मेव या मेर जाति के द्वारा रक्षित क्षेत्र था, इस कारण से। हिंदी भाषा की जो पुस्तकें मिली है उसके अंदर प्राचीन पुस्तकों में इसको प्रागवाट कहा गया। प्राग का मतलब होता है प्राचीन, वाट का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है। तीसरा नाम है शिवी। तो शिवी क्यों कहा गया है? एक शिवी जाति थी जिसके द्वारा शिवी जाति का शासन था यहां पे, जिसकी राजधानी थी माध्यमिका। जो वर्तमान में नगरी नाम से जाना जाता है। यह शिवी गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो शिवी जाति थी उसका शासन था? तो नगरी या माध्यमिका से प्राचीन सिक्के मिले जिनके ऊपर ब्राह्मी लिपि में मज्जिमिकाई शिवी जनपदस्य अंकित है। यानी मेवाड़ का प्राचीन नाम, 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? प्रागवाट, मेदपाट और शिवी। प्रागवाट हिंदी की जो पुस्तकें हैं, हिंदी भाषा की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर मेवाड़ का प्राचीन नाम प्रागवाट मिला, जिसका अर्थ होता है प्राग यानी प्राचीन, वाट यानी क्षेत्र। संस्कृत भाषा की जो पुस्तकें या शिलालेख मिले उसमें इस क्षेत्र का नाम मेदपाट मिला। मेदपाट क्यों कहते हैं? मेर मेव या मेद एक जाति थी जिसके द्वारा रक्षित क्षेत्र था, इस कारण से इसको मेदपाट कहा गया। वैदिक काल में इस क्षेत्र को शिवी कहा जाता था। शिवी इसलिए कहा जाता था कि शिवी जनपद या शिवी गणराज्य का यहाँ पे शासन था, जिसकी राजधानी माध्यमिका नगरी थी। यहाँ से हमें ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए सिक्के मिले हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ था मज्जिमिका शिवी जनपद से। उस कारण से हम पता चला कि यहाँ पे शिवी जाति का शासन था और इसे प्राचीन काल में शिवी भी कहा जाता था। ठीक है। प्राचीन राजवंश, यहां पे किस किस राजवंश ने शासन किया? तो प्राचीन राजवंश, मेवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले तो शिवी और मालव गणराज्य थे। उनके बाद में, शिवी और मालव के बाद में, उज्जैन के शक क्षत्रोपों के नियंत्रण में रहा यह क्षेत्र। उज्जैन के शक क्षत्रोपों ने यहां शासन किया। शक क्षत्रोपों के बाद में यहां पे ओलिकर वंश का शासन रहा। ओलिकर वंश के बाद में यहां पे मौर्य वंश आए। मौर्य या मौरी, एक शासक था मान मौर्य से गुहादित्य ने, गुइल ने यहाँ पे यह क्षेत्र जीत लिया और गुइल वंश का शासन रहा। गुइल वंश जो भारतीय आजादी तक यहाँ पे गुइल वंश का शासन रहा। तो अब हम पढ़ेंगे गुइल वंश के बारे में। तो गुइल वंश के बारे में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं गुइल वंश की उत्पत्ति। गुइल वंश की उत्पत्ति
गुइल वंश की उत्पत्ति के विभिन्न मत। चार मत है, कौन कौन से? एक मत तो है विदेशी, दूसरा है वल्लभी शिलादित्य की संतान, वल्लभी शाह शिलादित्य की संतान। एक है ब्राह्मण, एक मत है सूर्यवंशी। तो हम चारों मतों के बारे में अलग अलग से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो विदेशी। पहला मत है कि विदेशी एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी, आईन ने अकबरी, आईन अकबरी के अंदर मेवाड़ के गुइल वंश को ईरान के शासक नौशेरवा आदिल की संतान बताया। कैसे? अबुल फजल कहते हैं कि नौशेरवा आदिल का एक पुत्र था जिसका नाम था नौशेजाद। नौशेजाद ने क्या किया? ईसाई धर्म ग्रहण करके वो भारत आ गया, हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान आने के बाद में इसने अपने पिता नौशेरवा आदिल पे आक्रमण किया और वो वहां ईरान में लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन नौशेजाद की जो संतान थी वो यहां मेवाड़ के अंदर रह गई, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। और नौशेजाद की जो संतान यहां रह गई वो गुइल हो गई। ये बात कौन कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं। ठीक है। अबुल फजल के आईन अकबरी के आधार पर भी जो मुस्लिम इतिहासकारों ने मेवाड़ के गुइलों को ईरान के बादशाह या ईरान के शासक नौशेरवा आदिल की संतान माना है। लेकिन किसी अन्य इतिहासकार ने इस मत को नहीं माना है और इस मत को खंडन किया। ठीक है। उसके बाद में विदेशी के बाद में ब्राह्मण मत ले लेते हैं। ब्राह्मण मत, ब्राह्मणों की संतान, ब्राह्मण। तो एक इतिहासकार हुए D.R. भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इन्होंने आठपुर अभिलेख, जो 977 ईस्वी का है, और एक पुस्तक है कान्हा व्यास की, एकलिंग महात्म्य। इसके आधार पर D.R. भंडारकर कहते हैं कि मेवाड़ के जो गुइल है वो आनंदपुर गुजरात के ब्राह्मण है। ठीक है। यानी कि D.R. भंडारकर ये कहते हैं, आठपुर अभिलेख जो 977 ईस्वी का है और एकलिंग महात्म्य एक पुस्तक है कान्हा व्यास की, उसके आधार पर कि मेवाड़ का जो गुइल वंश है वो आनंदपुर गुजरात से आया हुआ ब्राह्मण वंश है। ठीक है। फिर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कुंभलगढ़ परिस्थिति के अनुसार, कुंभलगढ़
प्रस्तुति जो 1460 ईस्वी की है, इसके अनुसार कहते हैं कि मेवाड़ का जो गुइल वंश है वो वडनगर गुजरात का के ब्राह्मण थे। यानी डी.आर. भंडारकर कहते हैं आठपुर अभिलेख और एकलिंग महात्म्य के अनुसार कि आनंदपुर गुजरात से आए हुए ब्राह्मण है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कुंभलगढ़ परिस्थिति जो 1460 ईस्वी की, उसके अनुसार कि मेवाड़ के जो गुइल वंशी है वो वडनगर गुजरात के ब्राह्मण है। ठीक है, उसके बाद में हम लेते हैं वल्लभी। तो और जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ कहते हैं कि ये वल्लभी का एक राजा था। वल्लभी गुजरात के शिलादित्य की संतान है। शिलादित्य की संतान है, यानी मेवाड़ के जो गुइल है वो वल्लभी गुजरात के राजा शिलादित्य की संतान है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड भी कहते हैं कि वल्लभी शिलादित्य की संतान है। ठीक है, और श्यामलदास जिन्होंने किताब लिखी थी वीर विनोद, वो कहते हैं कवि राजा श्यामलदास भी कहते हैं कि ये मेवाड़ के जो गुइल वंश है वो वल्लभी से ही आया था, वल्लभी से आए। ठीक है, और एक है मुणोत नैनसी, मुणोत नैनसी, ये कहते हैं कि जो मेवाड़ का जो गुइल वंश है वो जन्म से तो ब्राह्मण और क्रम से क्षत्रिय है, यानी कि ये बताते हैं कि ये ब्रह्म क्षत्रिय है। यानी कि गुइल वंश की उत्पत्ति के बारे में एक मत तो है ब्राह्मण कि ये ब्राह्मण है। कौन कहता है ये बात? तो डी.आर. भंडारकर जो आठपुर अभिलेख है 977 ईस्वी का, और एक कान्हा व्यास की एक पुस्तक है एकलिंग महात्म्य, उसके आधार पे डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि आनंदपुर गुजरात के ब्राह्मण है, नागर ब्राह्मण है। ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कुंभलगढ़ परिस्थिति है जो 1460 की, उसके आधार पे कहते हैं कि ये वडनगर गुजरात के ब्राह्मण है। ठीक है, और जैन ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि जो गुइल वंश है वो वल्लभी शिलादित्य की संतान है। कर्नल टोड भी यही कहते हैं कि ये वल्लभी शिलादित्य की संतान है। वीर विनोद के लेकर श्यामलदास जी ये कहते हैं कि ये वल्लभी से आए हैं। ठीक है, और मुणोत नैनसी कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय, मतलब जन्म से ब्राह्मण है और क्रम से क्षत्रिय, इसलिए इनको ब्रह्म क्षत्रिय माना है। ठीक है, अब एक मत है सूर्यवंशी, तो वो मैं बता देता हूं आपको सूर्यवंशी कैसे है और कौन मानता है कि ये सूर्यवंशी। और एक इतिहासकार है, उस यहां लिख देता हूं, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, यानी डॉक्टर विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये कहते हैं कि मेवाड़ के जो गुइल है वो हुणों की संतान है, हुणों की संतान है। ठीक है, अब बचा एक सूर्यवंशी। तो कौन कहते हैं कि मेवाड़ के जो गुइल है वो सूर्यवंशी है, तो वो हम देख लेते हैं। तो सूर्यवंशी मत, जो चौथा मत है वो है सूर्यवंशी। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, यानी डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा ने अपनी पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास, उसमें लिखा है कि मेवाड़ का जो गुइल वंश है वो सूर्यवंशी। तो कैसे?
ये बताते हैं कि भगवान सूर्य के मूल पुरुष या भगवान सूर्य से विवस्वान की जो संतान है इसमें हुआ राजा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के जो वंशज है उसमें हुआ राजा सगर। सगर के बाद में दिलीप के बाद में रघु, या दिलीप के बाद में भागीरथ वगैरह, फिर रघु, और इसी वंश में अज के पुत्र या दशरथ, और दशरथ के भगवान श्री राम, और श्री राम के बाद में कुश, लव कुश में से कुश। यानी डॉक्टर ओझा इनको सूर्यवंशी बताते हैं और भगवान श्री राम के पुत्र कुश की संतान बताते हैं। तो कैसे कि कुश से सुमित्र, यानी ये 61 शासक हुए। 61 शासकों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर ओझा कहता है कि कुछ से लेकर सुमित्र तक का उल्लेख पुराणों में मिलता है, ठीक है। और इनकी राजधानी भी अयोध्या थी, ठीक है। तो इनकी राजधानी अयोध्या थी। सुमित्र जो शासक था इसकी राजधानी अयोध्या थी, और सुमित्र का वंशज था, सुमित्र का 16वां वंशज जिसका नाम था विजयभूप। विजयभूप ने क्या किया कि दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है। और विजयभूप की छठी संतान या विजयभूप का छठा वंशज जिसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य ने वल्लभी, गुजरात जो काठियावाड़ के अंदर है, उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। एक बार वापस समझा देता हूं। चौथा मत है सूर्यवंशी। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि मेवाड़ के जो गुइल वंश है उसकी उत्पत्ति है ये सूर्यवंश से हुई है। तो कैसे कि सूर्य का जो पुत्र है उसका नाम विभीषण, जो जिसे सूर्यवंश का मूल पुरुष माना जाता है, ठीक है, मूल पुरुष। तो विभीषण का जो वंशज है उसका नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु का जो वंश में हुआ था राजा सगर के हुआ था दिलीप के भागीरथ, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ, फिर भगवान राम, और भगवान राम के बाद के पुत्र का नाम कुश से लेके सुमित्र तक जो 61 शासक हुए उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों के अंदर। ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और इनकी राजधानी भी कहाँ थी? अयोध्या थी, ठीक है। फिर सुमित्र का जो एक वंशज था, 16वां वंशज जिसका नाम था विजयभूप। इस राजा विजयभूप ने क्या किया कि दक्षिण भारत में अपना शासन स्थापित किया, और विजयभूप का जो छठा वंशज था, विजयभूप का जो छठा वंशज था उसने क्या किया कि दक्षिण भारत में जिसका नाम शिलादित्य था, और वल्लभी काठियावाड़ गुजरात अपनी राजधानी स्थापित की, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट आगे बताता हूँ। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा आगे बताते हैं कि वल्लभी गुजरात का जो शासक था उसका नाम था शिलादित्य, ठीक है। 523-24 ईस्वी के अंदर वल्लभी पे क्या होता है कि शक या यूनानी, जिनको मलयज कहते हैं, इनका क्या होता है? आक्रमण होता है, ठीक है। आक्रमण होता है तो शिलादित्य लड़ता हुआ मारा जाता है, और वल्लभी जो शिलादित्य की राजधानी थी उसे शक या यूनानी, जिनको मलयज कहा जाता है, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया था। लेकिन शिलादित्य की रानी थी एक
जिसका नाम था पुष्पावती, जो आबू की परमार राजकुमारी थी। पुष्पावती उस समय गर्भवती थी और वो पुत्र प्राप्ति की कामना से आबू के अपनी कुलदेवी अर्बुदा माता या अंबा भवानी की यात्रा पे थी। जब पुष्पावती को जब पता चलता है या यह समाचार मिलता है कि मेरे पति शिलादित्य यमुनों से लड़ते हुए मारे गए और जो राजधानी थी उसे नष्ट कर दिया है, तो वो पुष्पावती क्या करती है, वीरपुर ग्राम की एक गुफा होती है जिसका नाम है मलिया गुफा। तो ये मलिया गुफा में रहने लग जाती है और वहां पे ना एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र को जन्म देने के बाद में 15 दिन बाद में पुष्पावती तो हो जाती है सती, और जो पुत्र होता है उसे क्या करती है कि वीरपुर ग्राम की एक नागर ब्राह्मण विजयादित्य की पत्नी कमलावती को सौंप देती। कमलावती क्या करती है कि शिलादित्य और पुष्पावती की जो संतान होते हैं उसका लालन पालन पोषण गुफा के अंदर करती है। गुफा के अंदर करने से उसका नाम गुहा रखा गया। गुहा या गुहादित्य या गुहिल। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूं कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ये बताते हैं कि वल्लभी के ऊपर शिलादित्य का शासन था, लेकिन 523-24 के अंदर शक या यूनानी, जिनको मलेच भी कहा जाता है, मलेचों का आक्रमण हुआ। कहां पे? वल्लभी पे। जो शिलादित्य था वो लड़ता हुआ मारा गया और मलेचों ने क्या किया, वल्लभी को नष्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन शिलादित्य की एक रानी थी जिसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती उस समय गर्भवती थी और वो पुत्र प्राप्ति की कामना से अपनी कुलदेवी अंबा भवानी के दर्शन, या अंबा भवानी जिसको अद्भुत माता भी कहते हैं, उसकी यात्रा पे थी। जब उससे यह समाचार मिला कि उसके पति का राज्य नष्ट हो गया और वो युद्ध करता हुआ मारा गया, तो एक वीरपुर गांव था, वहाँ वीरपुर गांव की मलिया गुफा के अंदर वो रहने लगी और उसने वहाँ पे एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद 15 दिन बाद में वो सती हो गई। लेकिन सती होने से पहले उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को एक वीरपुर ग्राम के विजयादित्य जो नागर ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी जिनका नाम कमलावती थी, उन्हें अपना पुत्र सौंप दिया। और कमलावती ने क्या किया कि विजय उस शिशु का लालन पालन पोषण गुफा के अंदर किया। उस कारण से उसका नाम गुहादित्य या गुहिल रखा गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं गुहा या गुहिल के बारे में। ठीक है, तो गुहिल या गुहादित्य। गुहादित्य ने क्या किया कि 566 ईस्वी के अंदर ईडर का एक भील शासक था, जिसका नाम था मांडलिक। मांडलिक से ईडर का शासन प्राप्त किया। किसने किया? गुहिल ने। ठीक है, और गुहिल या गहलोत वंश की स्थापना की। किसने की? गुहिल ने की। कब की? 566 ईस्वी के अंदर। ठीक है,
और जो गुइल था उसका सत्ता का जो मुख्य केंद्र था वो था नागदा। लेकिन हमें गुइल का कोई ताम्रपत्र, शिलालेख या सिक्का नहीं मिला जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि गुइल का शासन था जो 566 ईस्वी में था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर ओझा जी ने क्या किया, डॉक्टर ओझा को सामोली गांव, कहाँ है, उदयपुर के अंदर, वहां पे एक शिलालेख मिला जो कहाँ की, सामोली में 646 ईस्वी का एक शिलालेख मिला। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है शिलालेख के अंदर, वो शिलालेख ये बताता है कि गुहिल के 5वें वंशज, जो गुहिल था उसका 5वां वंशज जिसका नाम था शिलादित्य, शासक था शिलादित्य या शील, जो गुहिल का 5वां वंशज था। ठीक है, उसने अपना समय बताया 646 ईस्वी। तो डॉक्टर ओझा ने यह कहा कि औसतन एक शासक का शासन मान लेते हैं 20 वर्ष, तो उसके अनुसार जैसे गुइल जैसे ये हो गया गुइल या गुआदित्य। ठीक है, गुआदित्य के बाद में एक शासक हुआ भोज, या भोजादित्य। भोज के बाद में हुआ महेंद्र, फिर हुआ नाग या नागादित्य, नागादित्य के बाद में शिलादित्य। डॉक्टर ओझा को शिलालेख मिला जो सामोली का शिलालेख है, जो है 646 ईस्वी का। ठीक है, तो डॉक्टर ओझा ने कहा कि शिलादित्य का जो समय है वो 546, हम एक राजा का औसतन शासन मान लेते हैं 20 वर्ष, तो शिलादित्य का 646, उसमें से अगर 20 घटाते हैं तो हो जाता है 626 ईस्वी, यानी नागादित्य का जो शासन था वो था 626 ईस्वी में, फिर 20 घटाते हैं तो 606 ईस्वी, यानी कि जो महेंद्र का शासन था वो था 606 ईस्वी, फिर 20 घटाते हैं तो 586 ईस्वी, फिर 20 घटाते हैं तो 566 ईस्वी, यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सामोली अभिलेख जो शिलादित्य का है, जो 646 ईस्वी का है, उसके आधार पे गुआदित्य का शासन माना है 546 ईस्वी। ठीक है, फिर बाद में 1869 की बात है, एक पुरावेत्ता हुआ जिनका नाम था कनिंघम। तो कनिंघम को क्या हुआ, आगरा के समीप 2000 चांदी और 9 तांबे के सिक्के मिले। ठीक है, उन सिक्कों पे लिखा हुआ था श्री गुहिल। तो यानी इन सिक्कों से प्रमाणित होता है कि जो गुहिल था वो स्वतंत्र शासक था। ठीक है, तो ये तो हो गया गुहिल वंश की उत्पत्ति और गुहिल के बारे में। ठीक है, और गुहिल का शासन 500, गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। जो गुहिल या गुआदित्य उसे गुहिल वंश का मूल पुरुष या संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं गुहिल वंश की शाखाएं या गुहिल वंश।
गुइल वंश, गुइल वंश गुइल वंश की शाखाएं या गुइल वंश की ब्रांचेज कहाँ कहाँ थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो गुइल वंश का शासन कहाँ रहा, मेवाड़ के अंदर। मतलब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा यानी डॉक्टर ओझा और कर्नल टॉड और मुणोत नैन्सी और शिलालेखों के अनुसार, शिला लेखों के अनुसार गुइलों की 24 शाखाएं, ठीक है। लेकिन एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है श्यामल दास। ये कहते हैं कि गुइलों की 36 शाखाएं हैं, ठीक है। अब कैसे है क्या है वो बता देता हूं मैं आपको कि सबसे पहले तो मेवाड़ जो मूल संस्थापक है, ठीक है। मेवाड़ के बाद में यहां से एक शासक गया डूंगरपुर या वागड़। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुइलों का कहाँ शासन रहा, वो प्रतापगढ़। इनके बारे में हम सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रतापगढ़, एक शाहपुरा, एक कल्याणपुर के गुइल, कल्याणपुर के अंदर एक राजा था जिसका नाम था राजा प्रद। गुइल वंशी शासक राजा प्रद का यहाँ पे ताम्रपत्र मिला है, ठीक है। एक शिवालय मिला और ताम्रपत्र मिला। चाटसू, वर्तमान का चाकसू, यहाँ से गुइल वंशी शासक ईशान भट्ट और उपेंद्र भट्ट, गुइल वंशी शासक ईशान भट्ट और उपेंद्र भट्ट का शिलालेख मिला है, ठीक है। और धौंट, जाजपुर भीलवाड़ा के अंदर, यहां से गुइल वंशी शासक धवलपाल, दौलप देव का शिलालेख मिला है, ठीक है। उसके बाद में एक शाखा थी खेड़, मारवाड़ के अंदर। कहाँ पे है, खेड़ बालोतरा के अंदर, ठीक है। और यहां से खेड़ से गुइल गए थे भावनगर गुजरात में, भावनगर गुजरात में, ठीक है, जो काठियावाड़ के अंदर। यहाँ पे गुइलों की शाखा है। और गुजरात के अंदर पालीताना, लाठी, वल्ला, धर्मपुर, राजपीपला, यहां पे गुइलों का शासन रहा, ठीक है। उसके बाद में एक शासक हुआ जिसका आगे पढ़ेंगे हम, समर सिंह, रावल समर सिंह, रावल समर सिंह।
राहुल समर सिंह का दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण ने क्या किया? कुंभकर्ण कुंभकर्ण ने मेवाड़ से कुमाऊं और पालिया गुइल वंश की स्थापना की। ठीक है। कुंभकर्ण के वंशज था जिसका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह ने क्या किया? नेपाल के अंदर गुइल वंश की स्थापना की या गुइल राज्य की स्थापना की। ठीक है। पृथ्वी नारायण का एक वंशज हुआ जिसका नाम था राजा विक्रम राजेंद्र शाह। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राज कल्प द्रुम। राज कल्प द्रुम किसने लिखी? विक्रम राजेंद्र शाह ने। यह कौन था? पृथ्वी नारायण शाह का वंशज था। पृथ्वी नारायण शाह कौन था? कुंभकर्ण का पुत्र था। और कुंभकर्ण कौन था? रावल समर सिंह का पुत्र था। ठीक है। तो इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी इसमें लिखा कि नेपाल का राजा है कुंभकर्ण, उसका जो मूल शासक है कुंभकर्ण वो गुइल वंशी है, गुइल वंशी। और चित्रकूट यानी चित्तौड़ शाह नाम लिखा है। तो इसके आधार पर यह माना जाता है कि नेपाल के अंदर जो गुइल वंश की स्थापना हुई वो कुंभकर्ण ने की थी। वो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विक्रम राजेंद्र शाह की पुस्तक है राजकल्पद्रुम, उसके अनुसार। ठीक है। तो ये तो हो गई गुइल वंश की शाखा। एक और है छत्रपति शिवाजी महाराज। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जो पुस्तक है उदयपुर राज्य का इतिहास, और श्यामलदास जी की जो पुस्तक है वीर विनोद, उसके अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके पूर्वज भी गुइल वंश थे। तो कैसे? उन पुस्तकों में लिखा हुआ है कि सिसोदा के सामंत थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र का नाम था अजय सिंह। अजय सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था सज्जन सिंह, दूसरा है सैम सिंह। ये दोनों क्या हुआ? दक्षिण भारत चले गए, यानी वर्तमान के महाराष्ट्र में। मेवाड़ से दक्षिण भारत चले गए। कौन? अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह और श्याम सिंह। इन्हीं के एक वंशज हुए जिनका नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह जी से भोसले वंश की स्थापना हुई। भैरव सिंह जी ने क्या किया? एक मुधोल का किला था जिस पे अधिकार किया था। ठीक है। और भैरव सिंह के दो पुत्र या वंशज थे जिनका नाम था, एक का तो करण सिंह, दूसरों का नाम था शुभ कृष्णा जी। यानी वीर विनोद और उदयपुर राज्य का इतिहास है, उसमें यह लिखा हुआ है कि करण सिंह और शुभ कृष्णा जी थे। तो करण सिंह ने क्या किया? विशालगढ़ या खेलना
खेलना दुर्ग जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है, उस दुर्ग पे घोरपड़, जिसे गो छिपकली कहते हैं, की सहायता से विशालगढ़ दुर्ग को जीता था। विशालगढ़ दुर्ग को जीता, इसलिए जो करण सिंह जी के वंशज है, विशालगढ़ दुर्ग को जीता। विशालगढ़ जिसको खेलना दुर्ग भी कहते हैं, जो कोल्हापुर में है, विशालगढ़ या खेलना, किसकी सहायता से? घोरपड़, जिसे हमारी भाषा में गो या गो छिपकली कहते हैं। तो उस कारण से करण सिंह के वंशज थे, वो तो कहलाए घोरपड़े, महाराष्ट्र के घोरपड़े। और शुभकृष्णा जी के वंशज थे, वह कहलाए भोंसले। और इन्हीं की वंश में, भोंसले वंश में हुए शाहजी राजे भोंसले। और शाहजी की संतान छत्रपति शिवाजी महाराज। यानी वीर विनोद और उदयपुर राज्य की जो इतिहास, जो पुस्तक है, उसके अनुसार जो सज्जन सिंह थे वो मेवाड़ से महाराष्ट्र आए थे या दक्षिण भारत गए थे, ठीक है, जो अजय सिंह के पुत्र थे और सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र थे। सज्जन सिंह जी की 19वें वंशज है, 19वां वंशज, 19वें वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। ये तो हो गई गुइल वंश की शाखाएं। अब आगे हम पढ़ते हैं गो आदित्य के उत्तराधिकारी। गुहा दित्य के उत्तराधिकारी। कर्नल टोड और डॉक्टर ओझा के अनुसार गुआ की संतान में भोज, महेंद्र, नागादित्य, फिर बाद में शिलादित्य। शिलादित्य का एक अभिलेख मिला कहाँ? सामोली में, जो 646 ईस्वी का है, ठीक है। सामोली कहाँ है? उदयपुर के पास में, ठीक है। और एक तांबे का सिक्का मिला जिसके ऊपर इसकी उपाधि मिली है नरपति। किसकी? शिलादित्य की, जो गुआ की 5वीं संतान, ठीक है। उसके बाद में शिलादित्य के बाद में अपराजित। अपराजित का एक शिलालेख मिला है, कहां से? कुकड़ेश्वर, उदयपुर से। अपराजित के बाद में महेंद्र सेकंड, महेंद्र के बाद में नागादित्य सेकंड। नागादित्य सेकंड की हत्या भिल्लों ने कर दी थी। भिल्लों द्वारा नागादित्य की हत्या कर दी। हत्या क्यों कर दी?
कि जब गुआदित्य ने मेवाड़ का शासन स्थापित किया था तो भीलों की सहायता से किया था, और गुआ ने भीलों को वचन दिया था कि मेरी कोई भी संतान आपसे कर टैक्स नहीं लेगी। किससे? भीलों से। और नागादित्य ने क्या किया? भीलों से कर वसूल कर लिया, और भीलों ने क्या किया? नागादित्य को मार दिया। ठीक है। फिर नागादित्य के बाद में बप्पा राव या कालभोज